नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की इस विशाल मशीन को। वो मशीन जो करोड़ों जिंदगियों को हर रोज चलाती है। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम इस बड़े से टॉपिक को 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड की। मतलब वो कौन से पैमाने हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की सेहत कैसी है। सवाल ये उठता है कि भारत जितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को आखिर मापा कैसे जाता है? कैसे पता करें कि ये सही चल रही है या नहीं? इसका सबसे सीधा और सबसे कॉमन जवाब है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी पूरी इकोनॉमी का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो मापने का तरीका है ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। दादा भाई नौरोजी के वक्त से, जब पर कैपिटा इनकम सिर्फ 20 रुपए थी, आज के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस तक, इस सफर में बहुत कुछ बदला है। लेकिन जीडीपी तो पूरे देश की कहानी बताता है। एक आम इंसान की आर्थिक हालत कैसी है, ये समझने के लिए हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम। इससे एक एवरेज पता चलता है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि इकोनॉमी को मापते कैसे हैं, पर अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस विशाल मशीन का डिजाइन, इसका ब्लूप्रिंट आखिर बना कैसे था। आजादी के बाद भारत के सामने एक बड़ा सवाल था, कौन सा रास्ता चुने? पूरी तरह से कैपिटल वाला या सोशलिस्ट? तो हमने चुना बीच का रास्ता, मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब सरकार भी काम करेगी और प्राइवेट कंपनियां भी, दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। ये फैसला दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औपचारिक रूप से अपनाया गया था। और ये जो प्लानिंग का तरीका था, ये कोई एक दिन में नहीं बना। इसकी कहानी 1938 में नेहरू जी की कमेटी से शुरू होती है। फिर बॉम्बे प्लान आया और आखिरकार 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। और यहीं से शुरू हुआ पंचवर्षीय योजनाओं का वो दौर, जिसने दशकों तक भारत के विकास की दिशा तय की। चलिए, मशीन का ब्लूप्रिंट तो देख लिया, पर यह मशीन चलेगी कैसे? इसे चलाने के लिए ईंधन कहाँ से आता है? अब बात करते हैं सरकार के बटवे की, यानी बजट और टैक्स की। जब भी बजट की बात होती है, एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर की कमाई 100 रुपए है और खर्चा 110 रुपए। तो ये जो 10 रुपए का अंतर है, यही सरकार के लिए फिस्कल डेफिसिट है। मतलब सरकार को इतना पैसा उधार लेना पड़ेगा। तो ये पैसा आता कहाँ से है? मेनली टैक्स से। और टैक्स होते हैं 2 तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स सीधा आपकी जेब से जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो छिपा होता है उन चीज़ों की कीमत में जो हम खरीदते हैं। तो फिर जीएसटी वो इन दोनों में से कहाँ आता है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जाता है? जीएसटी एक क्लासिक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब हम कोई सामान या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी कीमत में जीएसटी जुड़ा होता है। मतलब इसका बोझ आखिर में हम पर ही आता है जो सामान खरीद रहे हैं। तो हमारे पास ब्लूप्रिंट है, ईंधन भी है, पर मशीन को स्मूथ चलाने के लिए इंजन ऑयल भी तो चाहिए, है ना? अब बात करते हैं पैसों के फ्लो की, बैंकों की और कीमतों को स्थिर रखने की। और इस पूरे सिस्टम के दिल में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। 1935 में बना ये बैंक हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। यही तय करता है कि मार्केट में कितना पैसा रहेगा और ब्याज दरें क्या होंगी। अच्छा, मान लीजिए एक प्रॉब्लम आती है जो हम सबने महसूस की है, महंगाई। जब रोजमर्रा की चीजें अचानक बहुत तेजी से महंगी होने लगती हैं, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ऐसे में आरबीआई क्या करता है? वो अपने सबसे ताकतवर टूल मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। देखिए होता क्या है, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। ये वो रेट है जिस पर वो दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। अब जब बैंकों को ही कर्ज महंगा मिलेगा, तो वो भी अपने होम लोन और बिजनेस लोन महंगे कर देंगे। इसका नतीजा, लोग कम कर्ज लेंगे, कम खर्च करेंगे और धीरे धीरे मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा। और जब कम पैसे के पीछे उतना ही सामान होगा, तो महंगाई अपने आप काबू में आ जाएगी। तो हमने इतिहास देख लिया, मशीन के पुर्जे समझ लिए। अब आखिर में देखते हैं कि आज की असलियत क्या है। आज हमारी अर्थव्यवस्था कैसी दिखती है और इसके सामने कौन सी नई चुनौतियां हैं। और आज की सच्चाई ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी शक्ल ही बदल चुकी है। एक जमाना था जब भारत एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन आज जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर का है। मतलब बैंकिंग, आईटी, टूरिज्म, हेल्थ केयर। ये वो इंजन हैं जो आज हमारी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा ताकत दे रहे हैं।
और सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया है। कहाँ हम पहले खेती में प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करते थे, जहां जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम में लगे होते थे, और कहाँ आज हम गिग इकोनॉमी के दौर में हैं, जहां लोग परमानेंट नौकरी की जगह फ्रीलांस काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। भारत का आर्थिक इंजन खेतों से निकलकर फैक्ट्रियों से होते हुए अब फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी तक पहुंच गया है। तो सवाल ये है कि अगली पीढ़ी के लिए एक मजबूत और सबके फायदे वाले विकास का नया ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए।